नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल नरेंद्र नामदेव सागर में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर CUT UG में आपको अगर एडमिशन चाहिए है या फिर आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन चाहिए है तो आपको हमने कुछ सिलेबस बताया था। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज मैं अपने YouTube चैनल पे पहला वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये चैप्टर जो है आपके NCERT 12th क्लास में भी मिलेगा आपको, आप लोगों ने बखूबी इसको पढ़ा भी होगा। लेकिन अब हम जो इसको पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे और कैसे इसको मतलब इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपका एक लेंथी क्वेश्चन रहा होगा जिसको आपने डिटेल में लिखा होगा, लेकिन आज हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अगर बात हेल्थ की करें तो हेल्थ मेजरली डिपेंड करता है आपका न्यूट्रिशन पे और फूड की कंडीशन पे कि आप कैसा खाना खा रहे हैं। तो जो फूड होता है ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का जो फूड हैबिट होता है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग वेज होते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों को खाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मंगल शनिवार को छोड़ के बाकी दिन नॉन वेज खाते हैं। अब चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, सभी के फूड के जो कंपोनेंट होते हैं उनमें जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो कोई भी फूड हैबिट वाला, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई जानवर हो, इन सब की जितनी भी फूड हैबिट होती हैं उनके, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, सब में क्या मिलेगा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब अगर हम बात करें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, अगर इन तीन की बात करें हम, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीन क्या कहलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब इनकी जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फूड में वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें आपके मिनरल्स की, विटामिन्स की और वाटर की, तो ये क्या है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनका जो अमाउंट होना चाहिए फूड में वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो फूड क्या हो गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे उसको एनर्जी मिलेगी और वो अपनी बाकी जितनी भी लाइफ की प्रोसेस हैं उन सबको परफॉर्म कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट फूड। अब इस फूड को इनटेक से लेके डाइजेस्ट और एसिमिलेशन और एजेशन तक की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो आइए हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो दूसरा कंपोनेंट है आपका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इनटेक फूड। फूड को इनटेक करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। और जो फूड है उसका बेसिक कंपोनेंट क्या है आपका, न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और ये आपको अभी हमने बताया मैक्रो एंड माइक्रो दोनों होते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैक्रो कौन कौन से हैं और माइक्रो कौन कौन से हैं। जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके वाटर, मिनरल्स और विटामिन्स। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रोपिक और दूसरे हेटेरोट्रोपिक। जो ऑटोट्रोपिक होते हैं इनको हम बोलते हैं स्वयंपोषी
और जो हेट्रोट्रोपिक होते हैं उनको बोलते हैं परपोषी। स्वयंपोषी मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि बाजार गए, वहां से आलू प्याज टमाटर खरीद लाए, आटा दाल सब कुछ खरीद लाए, खाना बना लिया। तो स्वयं बनाने का मतलब ये नहीं है। स्वयं बनाने का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंटेंट जैसे कि H2O, CO2 ये जो प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक चीजें, उसको सनलाइट की प्रेजेंस में और जो ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो H2O और CO2 को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। अगर ये सनलाइट को यूज करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक। और यही अगर केमिकल से ये लोग एनर्जी लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो आपके क्या है? फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट्स तो वो क्या हो गए आपके? फोटो ऑटोट्रॉपिक। और यहीं पे अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो ये क्या है आपके? ये क्या है आपके? कीमो ऑटोट्रॉपिक। ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हैं और एनर्जी यहाँ से न्यूट्रिशन यहाँ से लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपिक। और जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो एक बार हम आपको बताते हैं ऑटोट्रॉपिक, जिसको हम क्या बोले थे? स्वयंपोषी, है ना। इसमें हमने दो चीज देखी, फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक। इसके एग्जाम्पल क्या थे आपके? ग्रीन प्लांट्स। और इसके एग्जाम्पल क्या थे? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉपिक की, तो हेट्रोट्रॉपिक में तीन टाइप के होते हैं। एक जो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना रह के या उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना खाना लेते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर या अंदर रह के उससे खाना लेते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पहला क्या है आपका? पैरासिटिक। इसमें हमने जैसे आपको बताया दो टाइप। एक आपका जो अंदर रहेंगे तो वो क्या होंगे? एंडोपैरासाइट। और जो ऊपर रहेंगे वो एक्सोपैरासाइट्स। अब एंडोपैरासाइट्स जितने भी होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग होते हैं और ये डिसीज कॉज करते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी बॉडी के अंदर रहते हैं, वहां से खाना भी लेते हैं, उसको डिसीज भी कॉज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? पैथोजेंस। इसके एग्जांपल आप जैसे सबसे सिंपल आपने प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा, जिसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो कॉमन एग्जांपल इसका क्या है? प्लाज्मोडियम। वहीं अगर आप एक्सोपैरासाइट्स की बात करेंगे तो सिर में जो जुए हो जाते हैं, जिनको टिक्स वगैरह बोलते हैं, पिली बोलते हैं, तो ये क्या है? ये एक्सोपैरासाइट्स है। ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं, वहां से ब्लड सक करते हैं और अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। तो ये एक्सोपैरासाइट्स है। टिक्स वगैरह जैसे डॉग्स में हो जाते हैं, जिनको पिस्सू बोलते हैं हिंदी में। ये आपका एक टाइप का न्यूट्रिशन होगा। दूसरा जो आपका है वो है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अपन ये है आपका परजीवी और ये है आपका मृतोपजीवी। मतलब कोई भी चीज अगर सड़ गल जाती है तो उसके ऊपर क्या होते हैं? ये उगते हैं और वहां से न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं अपना, तो ये मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसके एग्जांपल है आपके फंगस। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जैसे रोटी अगर बरसात के दिनों में खासकर जब मॉइस्चर ज्यादा होता है
तो अगर ज़्यादा दिन के लिए रखी रहे रोटी या ब्रेड तो उसमें क्या होता है, ये हरे काले पीले कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो क्या है, फंगस है, और वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। इसमें तीसरा होता है होलोजोइक। जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है वो अपना खाना निगलता है, जैसे कि अपन लोग हैं कि अपना खाना अपन सॉलिड फॉर्म में निगलते हैं। तो इसमें एग्जांपल आप देख लो ह्यूमन। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोट्रोपिक जिसको स्वयंपोषी बोलते हैं, एक हेटरोट्रोपिक जिसको क्या बोलते हैं आप, परपोषी। पर अगर स्वयंपोषी की बात करें तो स्वयंपोषी में दो टाइप के होते हैं, एक फोटोऑटोट्रोपिक जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, और दूसरे होते हैं कीमोऑटोट्रोपिक जो केमिकल्स कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, जैसे एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अगर हेटरोट्रोपिक या परपोषी में देखें तो पहला होता है पैरासिटिक परजीवी टाइप का, इसमें भी दो टाइप होते हैं, एंडोपैरासाइट एक्सोपैरासाइट। एंडो जो बॉडी के अंदर जाके रहते हैं वहां पे डिसीज भी कॉज करते हैं जैसे प्लाज्मोडियम। एक्सोपैरासाइट बॉडी के ऊपर रहते हैं, वहां से खून पीते हैं और ब्लड के थ्रू ही अपना वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। हेटरोट्रोपिक में दूसरा टाइप है सैप्रोफिटिक, मृतोपजीवी बोलते हैं जिसको, इसके एग्जांपल है फंगस, ये सड़े गली चीजों पे उग जाते हैं, वहां से न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। और इसी में थर्ड टाइप है होलोजोइक जो अपना खाना पूरा निगलते हैं, इसके एग्जांपल है ह्यूमन। तो हम आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अभी हमने जैसे आपको बताया था कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन उसके खाने में कुछ चीजें हैं जो कॉमन रहेंगी, वो है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स, ये सब क्या है, कॉमन रहेंगी, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो। तो ऐसी चीजें जो खाने में उस पूरे खाने को कंप्लीट करती है उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। जैसे कार्बोहाइड्रेट, इस शब्द को आपको देख के लग रहा हो, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के और वाटर के बने हुए होते हैं, इसका मतलब CnH2n। जो इनका जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n। जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, उसके बराबर ऑक्सीजन होंगे। अब कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो ये इसका जो बेसिक सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट जो अपन डेली रूटीन खाना में लेते हैं वो है शुगर, और जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कैसा है, इसको फर्दर और नहीं तोड़ा जा सकता, अगर इसको और ज्यादा तोड़ा जाएगा तो ये क्या करेगा, CO2 H2O रिलीज करेगा प्लस एनर्जी। तो इसको और आगे नहीं तोड़ सकते, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका बेसिक यूनिट। और इसी ग्लूकोज को अगर बार बार मिलाते जाएं तो एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, इसका यूनिट। तो कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट क्या है, ग्लूकोज, कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें क्या होगा, बेसिकली ग्लूकोज होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मोनोसैकेराइड। अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसको दो ग्लूकोज में या दो 6 कार्बन कंपोनेंट में अगर तोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, इसके दो बन जाएंगे। और ऐसे ही अगर मोनोसैकेराइड बहुत सारे मिलते जाएं तो ये क्या बना लेगा, एक पॉलीसैकेराइड। उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। तो जैसे हमने यहाँ पे बताया मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अगर यहीं पे डाइसैकेराइड की बात करें तो वो क्या है, सुक्रोज। और अगर पॉलीसैकेराइड की बात करें तो वो क्या है, सेल्यूलोज, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जिसको क्या बोलते हैं, सिंपल शुगर्स बोलते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज, जो कि यूनिट है। अगर ग्लूकोज को फर्दर ऑक्सीडेशन में लेके जाते हैं, तोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी लिबरेट करेगा। और
यही ग्लूकोज क्या होगा, सिंगल होगा, जिसको फर्दर और नहीं तोड़ा जा सकता, वो क्या होगा, मोनोसेक्राइड, जो कि सिंपलेस्ट यूनिट है। अगर उसमें 2 मोनोसेक्राइड में टूट सकता है तो उसको क्या बोलेंगे, डाइसेक्राइड। और अगर उससे बहुत सारे ऐसे मोनोसेक्राइड्स बनाए जा सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या हो गए आपके, पॉलीसेक्राइड्स, जिनको अपन छोटे छोटे यूनिट ग्लूकोज में ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो दूसरा जो फैट में मतलब आपका फूड कंपोनेंट है वो क्या है, फैट। फैट 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। एक होते हैं आपके सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं इसका मतलब इनके जो कार्बन होंगे उनमें हर जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और जो अनसैचुरेटेड होंगे उनके कार्बन के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड, कहीं पे डबल बॉन्ड होगा तो कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जिनमें सिंगल बॉन्ड है ओवरऑल वो क्या होंगे आपके सैचुरेटेड, और जिनमें कहीं सिंगल कहीं डबल है वो क्या होंगे आपके अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट है इनको आप क्या कर सकते हैं, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। और अगर अनसैचुरेटेड फैट है तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन फिर से ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। ये क्या होंगे, एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे, और ये हाइड्रोजन जाके जहां जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक करके वहां पे ऐड होंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन को ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। इसके एग्जांपल हैं आपके ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल। जो ग्लिसरॉल है वो सिंपलेस्ट आप बोल सकते हैं फैट है, जैसे कि इसका वो है इसको आपके बॉडी में ये सिंपली एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको फायदा पहुंचाएगा। अगर हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की तो कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप के होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। जो एलडीएल होते हैं लो डेंसिटी और ये होते हैं हाई डेंसिटी। जो लो डेंसिटी होते हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये क्या होता है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर फूड में आपके एचडीएल या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है तो आपका फूड हेल्दी है, और ये एक प्रकार का क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो अभी तक हमने जैसे देखा कंपोनेंट ऑफ फूड में कि हमने कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ लिया और फैट भी पढ़ लिया। चलिए आइए हम जानते हैं प्रोटीन के बारे में। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो आपका छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड, या ग्लूकोज उसकी सब यूनिट होती है। तो ऐसे ही प्रोटीन भी क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, और पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कार्बन और इसके बीच में आपका बनेगा। तो जो बहुत सारे अमीनो एसिड आएंगे, जैसे एक अमीनो एसिड आया, दूसरा अमीनो एसिड आया, तीसरा अमीनो एसिड आया, चौथा अमीनो एसिड, पांचवा अमीनो एसिड, छठवां अमीनो एसिड, ऐसे क्या है ये। तो ये जो बॉन्ड है हर किसी के बीच में, ये जो बॉन्ड है ये क्या कहलाएगा आपका, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर ये एक हुआ मतलब 2 अमीनो एसिड के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, मोनोपेप्टाइड। अगर ये 2 बॉन्ड हो गए हैं तो ये 3 उसके बीच में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डाइपेप्टाइड। और यही अगर 1 2 3 बॉन्ड हो जाएंगे 4 के बीच में तो ये क्या कहलाएगा आपका, ट्राइपेप्टाइड। और ये अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए जिसमें 3 से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा आपका, पॉलीपेप्टाइड। अब जो पॉलीपेप्टाइड है ये इसकी बेसिक यूनिट क्या है, अमीनो एसिड। ये क्या होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। और जैसा आपको पता है कि टोटल अमीनो एसिड होते हैं 20, जिसमें से 10 क्या होते हैं आपके एसेंशियल और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है।
दोनों जरूरी हैं। बस ये जो इसेंशियल हैं ये इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इनको अपनी बॉडी नहीं बना पाती है। तो ये अगर आपकी बॉडी में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? प्लांट्स के थ्रू। तो ये क्या होना चाहिए आपकी डाइट में, हमें मतलब आवश्यक रूप से प्रेजेंट होने चाहिए। और जो 10 नॉन एसेंशियल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन एसेंशियल तो जरूरी नहीं है, ये इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि इनको अपनी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है। तो अगर हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें तो इसके एग्जांपल हैं हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन। और अगर यहीं पे नॉन एसेंशियल की बात करें, मतलब जिनको अपनी बॉडी बना लेती है, तो वो क्या है? एलिनिन, आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन। ठीक है, तो ये सब ऐसे हैं जो अपनी बॉडी बना लेती है, इसलिए नॉन एसेंशियल है। और ये सब वो हैं जो अपनी डाइट में होने चाहिए क्योंकि अपनी बॉडी इसको बना नहीं पाती है। अब आपने देखा होगा कि अपनी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होता है। तो प्रोटीन के बेसिकली 4 स्ट्रक्चर होते हैं। एक कहलाता है प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी और एक क्वाड्रिनरी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो सेम ऐसे होता है जैसे ये आपको बनाया है, एक एक अमीनो एसिड आएंगे और ऐसे ज्वाइन होते जाएंगे, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, एक होता है अल्फा हीलिक्स जो ऐसे इस फॉर्म में होता है, ये क्या हो गया आपका अल्फा हीलिक्स, और एक रहता है आपका बीटा प्लीटेड। प्लीटेड मतलब प्लेट के फॉर्म में, उसमें क्या होगा इस टाइप से अमीनो एसिड अरेंज होंगे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के 2 स्ट्रक्चर हुए, अल्फा हीलिक्स और बीटा प्लीटेड। इसके बाद जो टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं वो अल्फा हीलिक्स को अगर और ज्यादा घुमा दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो गया आपका टर्सरी स्ट्रक्चर। और अगर क्वाटरनरी है तो बहुत सारे ऐसे टर्सरी स्ट्रक्चर आएंगे और आपस में वो हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो वो क्या आ जाएंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो कंपोनेंट ऑफ फूड में जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इस चीजों को कंप्लीट कर लिया है। अब ये हम आपको ले चलते हैं विटामिन पर। तो विटामिन जैसे इसके शब्द में आपको 2 चीज दिख रहे होंगे, विट और अमाइन। विट मतलब वाइटल और अमाइन मतलब अमाइन, मतलब NH3 कंटेनिंग, और वाइटल मतलब जो कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो विटामिन ऐसा एक कंपोनेंट है फूड का जिसको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो आपकी जो लाइफ की मोस्टली अच्छी प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। और ये क्या होते हैं, सब अमाइन कंटेनिंग होते हैं। विटामिन की अगर सॉल्युबिलिटी की जाए तो कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, और कुछ होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जो कि पानी में नहीं घुलते हैं, फैट में डिसॉल्व होते हैं। अब अच्छी बात यह है कि फैट सॉल्युबल विटामिन को हमें रोज लेना जरूरी नहीं है, कि डाइट में रोज हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि फैट में स्टोर होने के बाद ये धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं और बॉडी इसको यूज करती रहती है। लेकिन वाटर में सॉल्युबल जितने भी विटामिन हैं वो सब कैसे होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होंगे, यूरिन और पसीने के थ्रू क्या हो जाएगा, वो आपके बॉडी से रिलीज हो जाएंगे, इसलिए उनको डाइट में रोज लेना जरूरी है। तो वाटर सॉल्युबल अगर बात करें तो वाटर सॉल्युबल 2 विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। अब बी में आपने देखा होगा B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो इन सब में अगर देखा जाए तो एक्सेप्ट विटामिन B12 जो है वो क्या है, फैट सॉल्युबल है। तो विटामिन बी और विटामिन सी कैसे विटामिन है, जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, रोज लेना जरूरी है। और वही फैट सॉल्युबल की बात करें तो इसको याद करने का तरीका है कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये विटामिन ऐसे हैं आपके कि अगर आप हफ्ते में 2 हफ्ते में लेते हैं
तो ये बॉडी में जाके फैट में जाके स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद ये जब जरूरत पड़ेगी तो आपके बॉडी से मतलब फैट से क्या होंगे, रिलीज होंगे और बॉडी में यूज होते रहेंगे। तो ऐसे विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल है विटामिन बी और विटामिन सी, और जो फैट में सॉल्युबल है वो है कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो ये बहुत सारे विटामिन है और इनके इस साइड क्या है हमें केमिकल नेम लिखे हुए हैं। तो हम बात करेंगे अगर विटामिन ए की, तो विटामिन ए का केमिकल नेम है वो क्या है आपका रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन सी नियासिन या निकोटिनिक एसिड, विटामिन बी5 पैंटेनोइक एसिड, विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी7 बायोटिन, विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फाइलोक्विनोन। अगर हम इन सब की बात करें तो विटामिन बी1 से लेके बी12 जितने भी विटामिन बी हैं ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में। और कभी भी जो थोड़ा सा बड़ा लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें अवेलेबिलिटी नहीं पूछी जाती है, क्योंकि कोई भी फूड कंपोनेंट हो उसमें केवल एक विटामिन हो ये पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन दिया कि विटामिन ए इस फाउंड इन, तो बहुत सारे उसमें होते हैं, चाहे आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले लो, चाहे आप मीट ले लो, तो ऐसा नहीं पूछा जा सकता है। सिर्फ उनकी जो स्पेसिफिक हैं, जैसे दूध में कौन सा विटामिन नहीं हो सकता है, तो विटामिन सी। क्यों? क्योंकि अगर विटामिन सी होगा, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, नेचर में एसिड है तो वो खट्टा होता है और दूध को वो फाड़ देगा। लेकिन अगर वही बात की जाए कि दही में कौन सा होता है मोस्टली, तो वो है विटामिन बी12। तो अगर हम इसकी बात करें तो रेटिनॉल, तो कभी भी विटामिन बी की जितनी भी सीरीज है इसमें बी12 इसका नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। तो इसका जो बेस है वो किसका है, कोबाल्ट का। और अभी जो रिसेंटली केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है 12th क्लास का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मेटालिक बेस ऑफ विटामिन बी12, तो उसका नाम क्या है, साइनोकोबालामिन मतलब कोबाल्ट। तो इसका मेटालिक बेस क्या है, कोबाल्ट। साइनो मतलब CN ग्रुप है और अमाइन मतलब NH3 ग्रुप है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है मतलब ब्लीडिंग गम्स। विटामिन डी बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ई जो है आपका वो फर्टिलिटी में हेल्प करता है। और विटामिन के है, इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि द डिसीज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, या विटामिन के की कमी से होने वाला रोग। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाती है और कंटिन्यूसली ब्लड क्या होता है, लॉस होता रहता है, जिससे कई बार जान भी जा सकती है। विटामिन ए की वजह से क्या होता है, ज़ीरोथैल्मिया, है ना, या चिलोसिस होता है, जैसे साइड से ये होंठ क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी से लेके बी12 में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका विटामिन बी12, जिसका मेटालिक बेस है कोबाल्ट। और इसकी कमी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो आप विटामिन के जितने भी ये हैं विटामिन और उनके केमिकल नेम, इसको आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि छोटे लेवल में ही कमी से रोग पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। लेकिन अगर बात किया जाए तो अगर आप से अगर कुछ पूछा जाएगा तो इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन पूछे जाएंगे, जैसे कि कौन सा विटामिन है जो एज अ हार्मोन काम करता है, तो वो है आपका विटामिन डी। कौन से ऐसे विटामिन हैं जो एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, जो है जिससे क्या डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प मिलती है, तो विटामिन सी और विटामिन ई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अभी हम और आगे, जैसे इसमें अभी एक टॉपिक रह गया है हेल्थ, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। और जब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।